नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आरटी एक्ट 2005 के जो प्रावधान है उसके बारे में आसान भाषा में समझाएंगे। जो आम जनता के लिए जरूरी है, सिर्फ उन्हीं धाराओं पर हम बात करेंगे। आप सबको मालूम है कि अक्टूबर 2005 में आरटी एक्ट को हमारे देश में लागू किया गया था। आरटी एक्ट की धारा 2 में परिभाषा दी गई है कि एक्ट के अंदर जो शब्द लिखे गए उनका मतलब क्या है। आरटी एक्ट की धारा 2 के अंदर यह बताया गया है कि सूचना किसे माना जाए, जैसे रिकॉर्ड्स, मेमोज, ईमेल्स, एडवाइस, प्रेस रिलीज या कोई इसी तरह का डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई अगर सूचना उपलब्ध है वो सारी सूचना माना जाएगा। सवाल जो है आरटीआई के दायरे में नहीं आते। बहुत बार आरटीआई कार्यकर्ता सवाल पूछ भी लेते हैं और जो जन सूचना अधिकारी जिसको नहीं पता इसके बारे में वो उसका जवाब दे भी देता है, लेकिन आरटीआई एक्ट की धारा 2 के अनुसार सवाल जो है आरटीआई के दायरे में नहीं आते। आरटीआई की धारा 2J के अंदर इंस्पेक्शन का निरीक्षण का प्रावधान है, वो किसी और वीडियो में आपको इसे विस्तार से बताएंगे। आरटीआई एक्ट की धारा 3 के अंदर यह प्रावधान दिया गया है कि भारत के सब नागरिकों को सूचना लेने का अधिकार है। आरटीआई एक्ट की धारा 4(1)D में यह प्रावधान है कि जो पीड़ित आदमी है वो कारण पूछ सकता है। जैसे कि आरटीआई एक्ट की धारा 2 के अनुसार सवाल नहीं किए जा सकते, लेकिन 4D के अनुसार जो प्रभावित आदमी है, पीड़ित व्यक्ति है, वो सवाल नहीं कर सकता लेकिन कारण पूछ सकता है। उदाहरण के लिए आपने अगर कोई शिकायत कहीं भेजी है तो उस पर आप ये पूछ सकते हैं कि मेरी इस शिकायत पे कार्रवाई नहीं करने के कारण बताए जाएं। कार्रवाई क्यों नहीं हुई ये सवाल आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आती है धारा 6(1) यानी कि धारा 6 का पहला पॉइंट। धारा 6(1) के अनुसार आरटीआई के तहत जो आवेदन करना होता है, हिंदी, अंग्रेजी या उस राज्य की लोकल भाषा में आप आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर पंजाब में आरटीआई लगानी है आप पंजाबी में भी आवेदन कर सकते हैं, महाराष्ट्र में आरटीआई लगानी है तो मराठी में भी आवेदन कर सकते हैं। आरटीआई एक्ट की धारा 6(2) के अनुसार आपको सिर्फ अपना पता देना होता है जिस पर आपको सूचना चाहिए, उसके अलावा आप अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी उसमें नहीं देना है और ना ही आपसे कोई पूछ सकता है। आरटीआई एक्ट की धारा 6(3) के प्रावधान अनुसार अगर आपने आरटीआई लगानी थी तहसील ऑफिस में, गलती से लगा दी डीसी ऑफिस में, तो डीसी ऑफिस वाला आपके आवेदन को रद्द नहीं करेगा बल्कि धारा 6(3) के प्रावधान अनुसार उसको ट्रांसफर कर देगा तहसील ऑफिस में और एक कॉपी आरटीआई कार्यकर्ता को दे देगा कि आपकी जो सूचना का संबंध है वो डीसी ऑफिस से नहीं है बल्कि तहसील ऑफिस से है और हमने आपकी आरटीआई को 6(3) के तहत तहसीलदार ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए आप तहसीलदार कार्यालय में संपर्क करें। इसके बाद आती है आरटीआई की धारा 7(1) यानी कि धारा 7 का पहला पॉइंट। उसके अनुसार 30 दिनों के अंदर सही और पूर्ण सूचना देने का प्रावधान है। या तो 30 दिनों के अंदर पूर्ण सूचना दे या उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए धारा 8 और 9 में प्रावधान है। 9 में बहुत कम है, धारा 8 में ही मेन प्रावधान है। अगर कोई एसपीआईओ या जन सूचना अधिकारी 30 दिन के अंदर ना तो सूचना देता है और ना ही आवेदन को रद्द करता है, यानी कोई भी जवाब नहीं देता है, तो धारा 7(2) यानी कि धारा 7 के दूसरे पॉइंट के अनुसार ये मान लिया जाता है कि सूचना देने से मना कर दिया है। धारा 7(5) यानी कि धारा 7 के 5वें पॉइंट में यह प्रावधान है, अगर कोई बीपीएल कार्ड धारक है तो उसको सूचना लेने के लिए कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। अपने बीपीएल कार्ड की अटेस्टेड कॉपी लगाओ और निःशुल्क आवेदन करो और आगे जितनी भी कॉपी होंगी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मिलेंगी। आगे आता है धारा 7(6) यानी कि धारा 7 का छठा पॉइंट। जो 30 दिन का समय होता है, अगर 30 दिन के अंदर आपको सूचना दी जाती है उसका जो एडिशनल कॉस्ट होता है 2 रुपए कॉपी के हिसाब से, आगे रूल के लिए जो बनाएंगे हम उसमें आपको बताएंगे, वो आपसे मांग सकता है। अगर 30 दिन का समय बीत जाता है, 30 दिनों के बाद जन सूचना अधिकारी आपको लेटर देता है कि आपके इतने पेज बन गए, तो 2 रुपए कॉपी के हिसाब से इतने 1000 रुपए आप बन के जमा करवाइए, तो आप धारा 7(6) का हवाला देके उसको लिख सकते हैं कि धारा 7(6) यानी कि धारा 7 का छठे पॉइंट में प्रावधान है, अगर आपने निर्धारित समय में पैसे नहीं मांगे हैं या सूचना नहीं दी है तो आपको आगे जितने भी पेज हो वो निःशुल्क देने पड़ेंगे, बिना किसी अतिरिक्त फीस के देने पड़ेंगे। आगे आती है धारा 7 का 8वां पॉइंट का फिर पहला पॉइंट, यानी कि जो आप आरटीआई की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करोगे तो रिजेक्ट करने का आपको कारण बताना पड़ेगा। उसके बाद आती है धारा 7 का 8वां पॉइंट का दूसरा सब पॉइंट। उसमें आपको ये बताना होता है जो आपका आवेदन रद्द किया गया है
कितने दिनों के अंदर आप आगे अपील डाल सकते हैं, यानी कि फर्स्ट अपील डाल सकते हैं। उसके बाद आती है धारा 7 के 8वें पॉइंट का तीसरा पॉइंट। उसमें आपको ये बताना होता है आरटीआई कार्यकर्ता को, अगर आप इससे जवाब से संतुष्ट नहीं है या आपका जो रिजेक्शन किया है उससे संतुष्ट नहीं है, तो इस धारा के प्रावधान के अनुसार आप हमारी जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी है उसका नाम और पता देना होता है, ताकि वो निर्धारित समय यानी कि 30 दिन के अंदर फर्स्ट अपील डाल सके। इसके बाद आती है धारा 8। धारा 8 1 ए से लेके जे तक उसमें ये बताया गया है कि किन किन आधार पर आप आरटीआई की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हो। यानी कि डिफेंस के बारे में जैसे आप अगर सूचना लेना चाहे कि हमारी फोर्सेज कितनी है, कहाँ डिप्लॉय है, उसका इसमें प्रावधान है। ज्यादातर जो इसमें रिजेक्शन आता है वो 8(1) जे में आता है। 8(1) जे में क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जब आप किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना चाहे और उससे उसका नुकसान हो सकता है और उस सूचना लेने से जनता का कोई भला होने वाला नहीं है, तो इसका हवाला देकर नॉर्मली रिजेक्शन किया जाता है, रद्द किया जाता है। इसके बाद आते हैं धारा 11। धारा 11 में थर्ड पार्टी के बारे में वर्णन किया है, यानी कि कोई सूचना देने से अगर थर्ड पार्टी से उसका संबंध है, उसको जान माल का नुकसान हो सकता है, तो थर्ड पार्टी का हवाला देके सूचना देने से मना किया जाता है। इसके बाद आती है धारा 18। धारा 18(1) में शिकायत करने का प्रावधान है, लेकिन ज्यादातर मामलों में शिकायत अगर आप करते हो, कोई भी कमीशन चाहे राज्य सूचना आयोग हो या केंद्रीय सूचना आयोग हो, तो शिकायत को इंटरटेन नहीं करता है, यानी कार्रवाई नहीं करता। उस पर जवाब आता है कि आप पहले फर्स्ट अपील डालिए, उसके बाद सेकंड अपील में कमीशन में आइए। धारा 18(1) के ए से लेके एफ तक ये प्रावधान दिया गया है कि आप किस किस प्रकार की शिकायत कमीशन को कर सकते हो, जैसे अधूरी सूचना देना, गुमराह करने वाली सूचना देना, या सूचना देने से मना कर देना, या कोई भी जवाब नहीं देना। लेकिन ज्यादातर शिकायत को कोई भी आयोग एंटरटेन नहीं करता है, उस पर कार्रवाई नहीं करता है। आयोग यही जवाब देता है कि आप अपील डालिए। इसके बाद आती है धारा 18(2). 18(2) में यह है, अगर 18(1) में शिकायत आती है और कमीशन शिकायत के बाद ये संतुष्ट हो जाता है कि शिकायत जायज है, कमीशन जो है यानी कि राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग वो जांच के आदेश दे सकता है। इसके बाद आती है धारा 19(1). 19(1) में फर्स्ट अपील का प्रावधान है, यानी कि जो आपने आरटीआई लगाई थी उसमें अगर अधूरी सूचना मिलती है या गुमराह करने वाली सूचना मिलती है या सूचना देने से मना कर दिया है या जो निर्धारित समय है 30 दिन का, 30 दिन तक सूचना नहीं दी है, तो आप धारा 19(1) यानी कि 19 के पहले पॉइंट के प्रावधान अनुसार प्रथम अपील अधिकारी को फर्स्ट अपील भेज सकते हैं। जो फर्स्ट अपील है उसका निपटारा 30 दिनों के अंदर करना होता है, ज्यादा से ज्यादा 45 दिन लिए जा सकते हैं। 45 दिन में 15 दिन एक्स्ट्रा क्यों लगे उसका कारण बताना होता है। ये धारा 19(6) यानी कि धारा 19 के 6ठे पॉइंट में प्रावधान किया गया है। इसके बाद आती है धारा 19(2). 19(2) में यह प्रावधान है, अगर थर्ड पार्टी से संबंधित कोई सूचना है और कोई जन सूचना अधिकारी थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना दे देता है और थर्ड पार्टी से उसको जान माल का खतरा हो सकता है, तो थर्ड पार्टी धारा 19(2) के तहत कमीशन में अपील डाल सकता है कि मेरा पक्ष सुना जाए, जो मेरे से संबंधित जो सूचना थी वो उपलब्ध करा दी गई है। ये कमीशन की जिम्मेदारी होती है। धारा 19(4) के प्रावधान अनुसार कमीशन थर्ड पार्टी जो बंदा है उसको बुलाएगा और उसका पक्ष सुनेगा, उसके बाद कमीशन फैसला देगा। इसके बाद आती है धारा 19(3). धारा 19(3) में सेकंड अपील यानी कि द्वितीय अपील का प्रावधान है, यानी जब आप फर्स्ट अपील का फैसला जाता है और फर्स्ट अपील के फैसले से आप संतुष्ट नहीं है तो आप सेकंड अपील के जाएंगे। केंद्र के मामलों में केंद्रीय सूचना आयोग के पास और राज्यों के मामले में राज्य सूचना आयोग के पास जाएंगे। यहाँ मुख्य रूप से हरियाणा के बारे में बात करें तो इसलिए हरियाणा में सेकंड अपील जो जाएगी हरियाणा राज्य सूचना आयोग SCO 70-71 मध्य मार्ग सेक्टर 8C चंडीगढ़, इस नाम से जाएगी। और जो ये हम भेजेंगे इसके 3 सेट जाएंगे, यानी कि जो एक आप ड्राफ्टिंग करके सेकंड अपील बनाएंगे उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो आपका एक सेट होगा। इसी तरह से 2 सेट और उसके लगेंगे और 3 सेट आप कमीशन को भेजेंगे। उसके बाद कमीशन लगभग 1 से 1.5 महीने में नोटिस देता है। एक नोटिस जाएगा राज्य जन सूचना अधिकारी को, जिसके नोटिस के साथ जो आपने सेकंड अपील लगाई थी उसका एक सेट जाएगा। दूसरा नोटिस जाएगा प्रथम अपील अधिकारी को, उस नोटिस के साथ भी जो आपने अपील लगाई थी उसका एक सेट जाएगा। और जो आरटीआई कार्यकर्ता है उसके पास सिर्फ नोटिस आएगा। उस नोटिस के बाद कमीशन सुनवाई की कार्रवाई करता है। अगर कमीशन को लगता है कि सूचना अधूरी दी गई है या जानबूझ के गुमराह करने वाली दी गई है तो कमीशन उस पर कार्रवाई करता है। जब कमीशन नोटिस देता है तो नोटिस देने के बाद भी आपको रिजमाइंडर देना होता है। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में बताएंगे, जिसमें आरटीआई में क्या क्या समस्या आती है, उसका समाधान क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में बताएंगे।
उसी समय इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर कमीशन को लगता है कि सूचना देने में देरी की गई है तो धारा 20(1) यानी कि धारा 20 के पहले पॉइंट के अनुसार राज्य सूचना आयोग निर्धारित समय में सूचना नहीं देने के बाद जितना भी डिले हुआ है हर दिन के 250 रुपए के हिसाब से ज्यादा 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। और जो जुर्माना लगाएगा वो जन सूचना अधिकारी को अपनी जेब से भरना होता है। ज्यादातर मामलों में जो कमीशन है वो जुर्माना लगाता नहीं है। धारा 19(8)(b) में ये प्रावधान है, अगर कमीशन 20(1) के तहत जुर्माना लगाता है और जो आरटीआई कार्यकर्ता है रीज्वाइंडर में वो मांग करता है कि 19(8)(b) के तहत जो जुर्माने की राशि है वो हर्जाने के रूप में मुझे दी जाए, तो कमीशन के पास ये अधिकार है 19(8)(b) के तहत यानी कि 19 के 8वें पॉइंट का बी पॉइंट के तहत कमीशन जो है जुर्माने की राशि आरटीआई कार्यकर्ता को हर्जाने के रूप में दे सकता है। ऐसा कुछ मामलों में हुआ भी है, किसी दिन अलग से वीडियो उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। ज्यादातर मामले में कमीशन जुर्माना लगाता ही नहीं है, अगर लगाता भी है तो आरटीआई कार्यकर्ता को बहुत कम मामले में हर्जाने के रूप में दिलाता है। अगर कमीशन को लगता है कि राज्य जन सूचना अधिकारी या केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने जानबूझ के गुमराह करने वाली सूचना दी है या सूचना को दबाव बैठ गया है, नहीं दी है और कमीशन को भी गुमराह करने की कोशिश की है, ऐसे मामले में सूचना आयोग चाहे केंद्रीय हो या राज्य सूचना आयोग हो आरटीआई की धारा 20(2) यानी कि धारा 20 के दूसरे पॉइंट के अनुसार उस जन सूचना अधिकारी के खिलाफ सर्विस रूल के तहत कार्रवाई करने के लिए उसके डिपार्टमेंट को लिख सकता है सिफारिश के साथ, वो डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करेगा। अगली वीडियो में हम आरटीआई रूल्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि एक्ट के बाद रूल आते हैं और एक्ट को लागू करने के लिए रूल की जरूरत होती है। जो आरटीआई एक्ट है वो पूरे देश के लिए एक है, लेकिन जो रूल है वो स्टेट वाइज अलग अलग है। हरियाणा के रूल अलग हो सकते हैं, पंजाब के अलग हो सकते हैं, किसी और स्टेट के रूल अलग हो सकते हैं। उससे अगली वीडियो में हम बताएंगे आरटीआई की एप्लीकेशन लगानी कैसे है, अपील कैसे लगानी है, सेकंड अपील कैसे लगानी है, रीज्वाइंडर कैसे देना है। उससे अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आरटीआई की इसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं और उसका समाधान क्या क्या हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। इसी तरह की लाभकारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।